अब हम हमारी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, तो उस एक्ट के अंतर्गत हम अब तक सेक्शन 22 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें यह प्रावधान दिया गया था कि एक पक्षकार अगर तथ्य के बारे में भूल करता है तो क्या ऐसी संविदा की विधि मान्यता है। तो उस स्थिति में यह स्पष्ट किया गया था कि भूल केवल एक पक्षकार के माध्यम से ही होनी चाहिए। एक से अगर अधिक पक्षकार यानी कि बाद के दोनों पक्षकार किसी मामले में तथ्य की भूल पर हैं, मिस्टेक ऑफ द फैक्ट पर हैं, तो संविदा अधिनियम के प्रावधानों से वह सुसंगत नहीं होगा और वह व्यक्ति कोई संविदा क्रिएट नहीं कर सकता। अब इसमें सेक्शन 23 जो आपको मैं अभी इस कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 23 में है कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं है। तो प्रतिफल और उद्देश्य दोनों का पूर्वक होना, यानी कि एक पॉजिटिव मैनर के अंतर्गत जाना, जो उसे संविदा में कन्वर्ट करने के लिए एक आधार संगत दशा उपलब्ध करवाते हो। तो सबसे पहला है कि सब प्रतिफल महत्वपूर्ण है, सब प्रतिफल वैध है, अर्थात उनको हम लागू करवा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिफल ऐसे हैं जिनको कि हम लागू नहीं करवा सकते। अब वो प्रतिफल हैं आपके, सबसे पहला है विधि के द्वारा ऐसा प्रतिफल निषिद्ध हो। दूसरा है ऐसी प्रवृत्ति का हो जिससे कि वह अनुज्ञात किया जाए कि वह विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। इसके बाद वह कपटपूर्ण हो, शरीर के या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला हो, क्षति पहुंचाने वाला हो, न्यायालय उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध मानने लग जाए, यानी कोर्ट की भी एक राय बन जाए कि ऐसा प्रतिफल, अगर वास्तव में ऐसे प्रतिफल को अनुज्ञात कर दिया जाए तो क्या यह प्रतिफल अच्छा प्रतिफल होगा। तो हर एक करार में इन दिशाओं के अंतर्गत किया गया जो प्रतिफल है वह विधि विरुद्ध होगा और उद्देश्य विधि विरुद्ध उद्देश्य कहलाएगा। और हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि के विरुद्ध हो वह करार शून्य होगा। अब इसमें मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। ख के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन कह देता है और क को ख 10,000 रुपये देने का वचन देता है, तो क्या ऐसे करार को हम विधिमान्य करार मानेंगे। तो आंसर आता है ऐसे करार को हम विधिपूर्ण करार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करार विधिपूर्ण प्रतिफल है और इसका जो जनमानस पर प्रभाव पड़ेगा वह लोक नीति के विरुद्ध होगा। तो ये हमारा सेक्शन 23 इसके अंतर्गत हुआ। इसके अलावा दूसरा आता है कि जो ख का मुख्तार है उस असर को जो उन हैसियत में उसका असर ख पर है ग के विरुद्ध में प्रयुक्त करने का वचन देता है और क को 1,000 रुपये देने का वचन देता है, करार शून्य है। क्यों? क्योंकि वह करार अनैतिक करार की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ये हमारे ऐसे करार हैं जिनको शुरुआत से ही शून्य माना गया है। इन करारों को लोकहित के विरुद्ध करार माना गया है। इसके अलावा एक दृष्टांत और है, ख अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखे जाने के लिए ख को भाड़े पर देने का करार करता है। इस प्रकार का किया गया करार भी शून्य होगा, अनैतिक होगा। तो ये हमारा सेक्शन 23 का करार का मामला हुआ। कौन से करार हमारे लीगली रूप से वैलिड हैं, जिनको हम न्यायालय के द्वारा जिनका लागू करवाया जाना हम सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आ गया हमारा सेक्शन 24 में शून्य करार।
शून्य करार का तात्पर्य है इसमें केवल प्रतिफल और उसके कुछ पार्टली और उसका करार का मामला शून्यता की ओर है, उससे संबंधित सेक्शन 24 में है यदि प्रतिफल और उसके उद्देश्य भागतः विधि विरुद्ध हों तो करार शून्य होंगे। यानी कि यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या अधिक कोई भाग विधि विरुद्ध हो तो संपूर्ण करार शून्य करार की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो आज की कक्षा में हमने देखा सेक्शन 23 और सेक्शन 24। आगे की जो कक्षा होगी आपकी LLB फर्स्ट ईयर ड्यू टू कोरोना डिजीज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है। तो इन्हीं चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए हम आपका इसी मॉड्यूल पे कोर्स पूरा कराएंगे। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो ऑनलाइन जो प्रोसेस मेथड है उससे ही हम पढ़ेंगे। तो आगे आपके जो ई लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा वो बताऊंगा कंसीडरेशन से रिलेटेड टॉपिक। प्रतिफल, क्या प्रतिफल का होना ज़रूरी है, क्या प्रतिफल नहीं हो तो भी संविदा की जा सकती है, या कई प्रतिफल ऐसे होते हैं जो ना तो प्रतिफल होते हैं ना ही वो संविदा में परिलक्षित होते हैं बट प्रतिफल जैसा ही एक प्रभाव रखते हैं। तो क्या ऐसी संविदाओं का भविष्य में ऐसी संविधाओं को लागू किया जा सकता है? इनके बारे में आपको सेक्शन 25 में मैं आगे पढ़ाऊंगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।